जलवायु परिवर्तन से जो वैज्ञानिक तात्पर्य है वो ये है कि जो औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले 100 साल में लगभग, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो बहुत तेज़ी से औद्योगिक प्रगति हुई है, तकनीकी प्रगति हुई है, और इसके साथ साथ अंधाधुंध दोहन हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का, जिसमें खासकर वन हैं और प्राकृतिक संस्रोत हैं। इसकी वजह से जो कार्बन प्रायः जो इकोसिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड रहता था, जो पौधों के अंदर जो स्टोर्ड रहता था या नेचर में स्टोर्ड रहता था, उसकी बजाय वो वहाँ से रिलीज़ हो करके फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से, प्लांट्स की बर्निंग से, बायोमास की बर्निंग से, वो अब एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है। जब एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो एक ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको हम कहते हैं, उसमें ये होता है कि जो सूर्य की जो गर्मी है वो हमारी धरती पे आती है, और एक फिनोमेना होती है जिसमें रात में धरती उस गर्मी को वापस छोड़ती है। तो आ तो जाती है क्योंकि तब उसकी गति बड़ी तीव्र होती है, और जब वो लौटती है तो उसकी गति तीव्र नहीं होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा जो परत बनाती है, इसकी वजह से ये जो गर्मी है ये वापस नहीं जा पाती है। तो गर्मी अगर वापस नहीं जा पा रही है तो वो धरती को गर्म कर रही है। अब जब ये काफ़ी वर्षों तक ये चलता रहा, कई दशकों तक ये चलता रहा, तो इससे ये हुआ कि धरती का तापमान औसतन बढ़ गया है। अब इससे ये हो रहा है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, वो पिघल रहे हैं। तो बर्फ़ वाली जो नदियाँ उन पहाड़ों से निकलती हैं, उनमें बाढ़ की समस्याएं आ रही हैं, और वो पानी आखिर कहाँ जाएगा? वो जाएगा धीरे धीरे समुद्र में। तो इससे समुद्र का तल बढ़ रहा है। समुद्र का तल बढ़ रहा है तो जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वो डूब रहे हैं, उनका वो इलाका बाढ़ के अंदर आ रहा है। और जैसे मालदीव जैसे देश हैं, बांग्लादेश जैसे देश हैं, इनकी तो काफ़ी कुछ धरती इसमें समा गई है सागर के अंदर। इंडिया के में भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं इस तरह से। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं है, इनके साथ साथ हमने पर्यावरण को दूसरे तरीके से भी बहुत बिगाड़ा है। तो वो जो मिलकर के समस्या और जटिल हो जा रही है। अब जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो एक बात हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो एक फिनोमेना थी, अब उसका प्रभाव हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज दूसरी बात है। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं है कि हर जगह गर्म ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ गर्म होता है वहाँ से ठंडे की तरफ हवाएं चलती हैं। तो जो हवाओं का चक्र जब गड़बड़ा जाता है तो उसमें ये हुआ कि कुछ गर्म जगह हैं तो और गर्म हो रही हैं, और कुछ ठंडी जगहें और ठंडी हो जा रही हैं, और हवाओं का जो रुझान है, उनके चलने की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो रही है। इससे मानसून गड़बड़ होता है, इससे और दूसरी हवाएं गड़बड़ होती हैं। आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा पिछले दशक के अंदर या कई वर्षों में कि जो सीजन्स का आना है, जो के मौसम होते हैं, उनका चक्र गड़बड़ हो रहा है। आप इवन पत्तियों के झड़ने की प्रक्रिया में देखेंगे कि पहले जिन पेड़ों की पत्तियाँ मार्च में झड़ती थी, अब कई बार वो लीफ फॉल आप फरवरी में या जनवरी में देख सकते हैं। तो ये एक प्रभाव है उनका पड़ रहा है। तो जब जलवायु चक्र गड़बड़ाएगा तो क्रॉप्स में गड़बड़ी होगी, जो खेती करते हैं लोग। अब किसान तो कोई ट्रेंड आदमी नहीं है, उसको हमने टेक्नोलॉजी से नहीं किया है, अब वो अपने सदियों से, अपने फोर फादर्स से वो उसने टेक्नोलॉजी सीखी है, उसके हिसाब से कर रहा है। उसको नहीं समझ में आएगा कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उसे क्या करना है। और ये एक समस्या वैसे बात करने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन जटिल समस्या है। हमारे देश में इतनी तरीके की सभ्यताएं हैं, इतने तरीके की संस्कृति हैं, इतने तरीके का भोजन करने वाले लोग हैं, इतने तरीके की क्रॉप्स हैं। चावल के अंदर देखें तो हमारे यहाँ सैकड़ों वेराइटीज़ हैं, गेहूं के अंदर देखें तो हमारे यहाँ सैकड़ों वेराइटीज़ हैं, दालें हैं। अगर हम एक चीज़ के बारे में रिसर्च करने में इतना टाइम लगाते हैं, तो अगर जहाँ पर 600-700 खाद्यान्न हो और सबके एडजस्टमेंट करने में हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो समस्या बहुत जटिल है। लेकिन हमें अडाप्ट तो करना पड़ेगा उसके हिसाब से। एक तो ये है कि हम पहले तो जलवायु परिवर्तन को मिटिगेट करें, लेकिन मिटिगेट करना एक दिन की बात नहीं है। इसमें जैसे हमने सदियों में बिगाड़ा है, वैसे इसमें सदियां लगेंगी। हम उसको रोक सकते हैं कि आगे और ना बिगड़े, लेकिन जितना बिगड़ चुका है उसका प्रभाव होना है। और उसके किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे लोगों की? उसका प्रभाव ये मिलेगा कि बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और पहले जैसे बाढ़ आती थी, मान लीजिए बाढ़ आ रही है और वो धीरे धीरे पानी आ रहा है, 4 दिन 5 दिन में भर रहा है, खाद्य सुरक्षा को हाँ, तो आपको सब पता था। पहले जब बाढ़ आता था तो धीरे धीरे आती थी, 2 दिन 3 दिन में पानी भर रहा है आपके गांव में,
तो आपने उस समय सारा सामान वहाँ से निकाल लिया, इवैक्यूएट कर लिया। अब इस तरह की बाढ़ ज़्यादा आती है कि आप सोए हैं और 2 घंटे के अंदर अचानक वो इलाका बाढ़ से भर गया, आपके पास इवैक्यूएशन का टाइम भी नहीं मिलता है। ये खतरे ज़्यादा बढ़ गए हैं। ड्राउट का ऐसा हो गया है कि जिन इलाकों में सूखा नहीं होता था वहाँ सूखा हो रहा है। बुंदेलखंड, मालवा, ये इलाके ऐसे हैं जो रेगिस्तान में परिवर्तित होते जा रहे हैं। ये हमारे देश की एग्जाम्पल्स हैं। राजस्थान में बारिश होना, वहाँ बाढ़ आना। अब इसके बारे में मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। राजस्थान में एक जगह पानी बहुत अच्छा बरसा, एक तरह से तो इसको बड़ा शुभ संकेत मानेंगे कि बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि उससे समस्याएं कैसे बढ़ी। बहुत अच्छी खेती हुई, लेकिन वहाँ लोगों को मलेरिया के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि कभी वहाँ मलेरिया होता ही नहीं था, वहाँ तो पानी ही नहीं था। वहाँ बहुत अच्छी खेती हुई, और जब बहुत अच्छी खेती थी और उस फसल को काटा जाना था, उस वक्त उस गांव का हर आदमी मलेरिया से बीमार पड़ा हुआ था। आप सोच लीजिए, फसल पकी हुई खड़ी है और कोई इंसान ऐसा नहीं जो मलेरिया से बचा हुआ हो और उस फसल को जाके काट सके। तो ये मतलब एक तरह की ट्रेजेडी से बच के हम दूसरी तरह की ट्रेजेडी की चपेट में जा रहे हैं। ये इस तरह की समस्याएं हैं। साइक्लोन की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। मैनग्रोव पॉपुलेशन भी हमारी वहाँ की ख़त्म हो गई है, जो इनकी इंटेंसिटी को रोक पाती थी। तो ये सब समस्याएं हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। कोस्टल एरियाज़ में तो कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। साल्ट वाटर आ जाता है सी लेवल राइज से, तो अच्छा पानी, पीने वाला पानी जो होता था वो कम हो गया, और दूसरा पानी नहीं है तो भाई एक नए तरीके का ड्राउट हो गया। पानी है भी और आप यूज़ नहीं कर सकते। और जब बारिश के दिनों में वो हाई टाइड्स भी आएंगे, आपको कोस्टल फ्लडिंग भी होगी। तो आजकल जो इलाके एक तरीके की घटनाओं से प्रभावित होते थे, वो इलाके वहाँ पहले बाढ़ आती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वहीं पे उन्हीं इलाकों में सूखा आता है। इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। और ये जलवायु परिवर्तन के बुरे असर को रोकने के लिए आप एक आम आदमी को, आम इंसान को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम संदेश यही है कि वो इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूक बनने की कोशिश करें, और अपने घर के लोगों को, अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें, ताकि नए एडजस्टमेंट जो हमें करने पड़ेंगे उनके बारे में हम पहले से जानें कि क्यों करना ज़रूरी है, कैसे करना ज़रूरी है, क्या फूड हैबिट्स हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो बाद में वो फूड्स अवेलेबल नहीं होंगे। हमें क्या नहीं करना चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज में और ज़्यादा नुकसान ना हो, क्लाइमेट के लिए और ज़्यादा नुकसान ना हो। हम किस तरह की नई बीमारियां हो सकती हैं ताकि हम उसके लिए पहले से बचें, और अधिक से अधिक इको फ्रेंडली अप्रोच लाइफ में अपनाने की कोशिश करें। वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल भी है और वो हमारे लिए इकोलॉजिकली फीजिबल भी है। दूसरी बात यह है कि हमें मिलकर के काम करना होगा। कम्युनिटी हो, सरकार हो, सिविल सोसाइटी हो, हमें एक दूसरे के जो प्लस पॉइंट हैं वो जान करके उनमें सहयोग करना होगा, और देखना होगा कि हम इसके नुकसान को कैसे कम कर पाते हैं। क्योंकि जब कभी कोई आपदा आती है तो वहाँ पर फिर ये कोई वो नहीं रह जाता, सारे लोगों को मिलकर के उस आपदा को जूझना होता है, और सोसाइटी को बचाना होता है, रिहेबिलिटेट करना होता है, रेस्क्यू करना होता है, इमरजेंसी सिस्टम को ऑपरेट करना होता है। और अब हमारे देश में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इतना अच्छा तंत्र हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जाहिर है अभी समय लगता है नीचे तक जाने में, बट जो इन प्रिंसिपल जो सिद्धांत के रूप में जो सिस्टम बना है वो बहुत अच्छा सिस्टम है। समय लगेगा उसमें और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, लेकिन कोई भी काम जनता के सहयोग से ही संभव हो सकता है। और दक्षिण एशियाई देश आपस में किस तरह का सहयोग कर सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि सूचना और संसाधन। किसी देश में कोई टेक्निकल नो हाउ है या इंडिजिनस नॉलेज है, वहाँ लोगों ने खुद का कुछ विकास किया है, वो हम सीखें। जैसे राजस्थान से अच्छा ड्राउट मैनेजमेंट दुनिया में कोई नहीं जानता, तो अगर दुनिया में कहीं दूसरी जगह ड्राउट मैनेजमेंट सीखना है तो हम कहते हैं उन्हें राजस्थान आके वहाँ की जनता से सीखना चाहिए, वहाँ की कम्युनिटी से सीखना चाहिए कि कैसे ड्राउट से हम बच सकते हैं, कैसे ड्राउट से मैनेज कर सकते हैं। कोस्टल एरिया में बांग्लादेश ने एक उदाहरण दिया है प्रोफेसर यूनुस के लीडरशिप में। हमें वहाँ जाकर के उनकी स्टोरी देखनी चाहिए कि कैसे उन्होंने वो चीज़ें इवॉल्व करी हैं। तो ये एक इंटर नेशनल कोलैबोरेशन होता है, और दक्षिण एशिया के देशों में सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक रूप में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है, जीवन शैली भी काफ़ी कुछ एक जैसी है। तो वहाँ की लर्निंग हमारे लिए ज़्यादा और डायरेक्ट यूज़फुल रहेंगी।